हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो सीआरपीसी की फर्स्ट सीरीज में हमने वन लाइनर फॉर्म में 103 क्वेश्चन को पार्ट 1 में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम 104 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्म में। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियोस को आप देख सकते हैं, देन आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फर्दर डिस्कशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा 104th क्वेश्चन है जो रिलेट करता है और बताता है कि अ कोर्ट empowered टू इशू समन्स फॉर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन मे इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट इफ ईदर बिफोर issuing summon or after issuing the same, but before the time fixed for his appearance, the court sees the reason to believe that he has absconded or will not obey the summon। और जिसका मतलब है कि जो सेक्शन 87 है सीआरपीसी का, वो कहता है कि कोर्ट को अगर ऐसा लगता है समन इशू करने के बाद कि जो पर्सन है अक्यूज्ड है वो समन पे नहीं आएगा, तो साथ ही साथ कोर्ट जो है वो राइटिंग के फॉर्म में रीज़न असाइन करने के साथ साथ वो वारंट भी इशू कर सकती है ताकि उस पर्सन को गिरफ्तार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105th, जो बताता है अंडर सेक्शन 91 समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में बी इशूड टू द पर्सन टू whom इन whose possession they are। तो सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग अगर किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है और उसके लिए समन इशू किया जाता है, तो यहाँ पर समन उस पर्सन को इशू किया जाएगा जिसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 91 डज नॉट अप्लाई टू अक्यूज्ड। सेक्शन 91 जो है वो अक्यूज्ड पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट। नेक्स्ट इज a person who is required merely to produce a document or a thing under section 91 can either attend personally or cause the document or thing produced in court। next है according to section 92 of CRPC जो प्रोसीजर लेट डाउन करता है for production of documents in custody of postal and telegraph authority। next है any court may issue a search warrant for document or thing, but only district magistrate or chief judicial magistrate can grant a warrant to search for a document, parcel, other things in the custody or proposal of the postal or telegraph authority। तो ये कहता है कि सेक्शन 93 के अकॉर्डिंग अगर हमें सर्च वारंट इशू करना है रिगार्डिंग पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो वहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही ऑथराइज्ड हैं जो वारंट ग्रांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 93 कहता है अ सर्च वारंट इज इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च वारंट अंडर सेक्शन 93 कैन बी इशूड इन केस वेयर द कोर्ट हैज नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन। अगला है अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अंडर सेक्शन 95 कैन बी सेट असाइड बाय हाई कोर्ट। तो जो 94 के अकॉर्डिंग जो डिक्लेरेशन इशू किया जाता है 95 के अकॉर्डिंग, उसे हाई कोर्ट के द्वारा सेट असाइड किया जा सकता है। और ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है हाई कोर्ट में टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, ये विद इन 2 मंथ होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये सेक्शन 96 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 97 सीआरपीसी कहता है ये रिजेंबल करता है विद रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस। इसे हम मिनी हैवियस कॉर्पस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में एग्जाम में बनता है कि मिनी हैवियस कॉर्पस सीआरपीसी के किस सेक्शन को माना जाता है। तो जैसे सेक्शन 97 है सीआरपीसी का, उसे हम मिनी हैवियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। अगला है अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास may make an order to compel restoration of abducted female। ये दिया है सेक्शन 98 में। तो अगर कोई एबडक्टेड फीमेल है उसके रेस्टोरेशन को कंपेल कराना है तो उसके लिए ऑर्डर देने की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को है सेक्शन 98 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फॉर अ सर्च अंडर सेक्शन 100। सेक्शन 100 में अगर सर्च का ऑर्डर दिया गया है तो यहाँ पे two independent and respectable inhabitants of the locality to witness the search must be called। यहाँ पे सर्च मेमो जो होगा
वो साइन किया जाएगा बाय द विटनेस टू सर्च एंड द अटेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस ड्यूरिंग सर्च इज ऑल्सो नेसेसरी। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 102 सीआरपीसी। तो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने का पुलिस ऑफिसर का पावर जो है वो सेक्शन 102 सीआरपीसी के द्वारा कन्फर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनी मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। ये सेक्शन 103 में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहाँ डिफाइन किया गया है। तो द टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 105A ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट है, सेक्शन 106 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग प्रोविजन प्रोवाइडेड है फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। यहाँ पे द पावर टू रिलीज द ऑफेंडर ऑन सच सिक्योरिटी इज विद द सेशन कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द एपिलेट और रिविजनल कोर्ट। तो सेक्शन 106 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन अक्यूज से, और यहाँ पे जो रिलीज का पावर है, रिलीज करने का पावर है ऑफेंडर को, वो सेशन कोर्ट के पास होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है, एपिलेट कोर्ट के पास है एंड रिविजनल कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है कि 106 के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है फॉर टेकिंग सिक्योरिटी वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, और जो अथॉरिटी है यहाँ पे वो सेशंस कोर्ट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, एपिलेट और रिविजनल कोर्ट है। नेक्स्ट है सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सन फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस and this time period for which security is taken shall not exceed 1 year। अगला है सेक्शन 108 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया गया है दैट अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन माइट डिसिमिनेट सीडिशियस मैटर देन सच मैजिस्ट्रेट दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वहाँ पे वो सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सच सस्पेक्टेड पर्सन, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी का पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, वो 1 साल से एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 109 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है दैट अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन माइट कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन सच मैजिस्ट्रेट दैट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहाँ पे सिक्योरिटी ले सकता है फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सच सस्पेक्टेड पर्सन, द टाइम पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज टेकन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो सेक्शन 106 जो है वहाँ पे 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, बाकी 7, 8 और 9 में 1 ईयर का टाइम पीरियड गिवन है, मतलब वो जो सिक्योरिटी है वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन कहता है कि सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है दैट एन हैबिचुअल ऑफेंडर विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो सिक्योरिटी ले सकता है फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सच हैबिचुअल ऑफेंडर, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है सिक्योरिटी का वो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाता है पेनल्टी एज अ पेनल्टी, क्या उसको रेमिट किया जा सकता है? तो penalty under security bond can not be remitted। अगला है an order for maintenance of wives, children and parents under CRPC can be filed by judicial magistrate of first class। ये सेक्शन 125 CRPC में प्रोवाइडेड है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोसीजर, जहां ऑथराइज किया गया है कि कोई वाइफ, चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट जो हैं वो किसी भी मतलब अपने जो स्पाउस, फादर या अपने बच्चे से जो कि सफिशिएंट इनकम है जिसके पास, उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी कैन बी चैलेंज्ड बाय द अनसक्सेसफुल पार्टी बाय फाइलिंग अ रिवीजन ईदर बिफोर द सेशन जज और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दैट नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC।
किन किन सर्कमस्टांसेस में? इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री और लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, और अ वाइफ विदाउट सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 125 में अगर बेनिफिट लेना है तो वहाँ पे वाइफ की मीनिंग में कौन इंक्लूड होगा? तो वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इंक्लूड्स डाइवोर्स्ड वाइफ हु इज नॉट रीमैरिड। अब देख लेते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि 125 सीआरपीसी से रिलेटेड है। इन खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इन दिस केस it was held by the Honorable Supreme Court that the second wife of a person whose first wife is alive can't claim maintenance under section 125 CRPC. Next case है सविता बेन सोमाबाई भाटिया versus State of Gujarat. In this case, the Honorable Supreme Court has held that only a legally wedded wife can claim maintenance under section 125 CRPC. Next है both son and daughter are liable under section 125 clause 1d CRPC for payment of maintenance to their parents who is unable to maintain themselves. जिसका मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने सन से और डॉटर से दोनों से ही मेंटेनेंस ले सकते हैं सेक्शन 125 क्लॉज 1d के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस है रिगार्डिंग 125 CRPC। यहाँ पे इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इन विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव राजा राम सवाई, द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट मैरिड डॉटर with independent sufficient means of her own are liable to maintain her parents under section 125 CRPC. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग क्या मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है मेंटेनेंस के लिए? तो सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग देयर इज नो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड। द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर अ मंथली अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस एज ही डीम्स फिट and proper in the case. Next, पहले क्या था 2001 के पहले मैक्सिमम लिमिट जो थी सेक्शन 125 के अंडर में मेंटेनेंस के लिए वो 500 रुपये थी, जिसे 2001 में रिमूव कर दिया गया और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया कि कोर्ट जो है वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि क्या मेंटेनेंस का अमाउंट दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है A divorced wife who remarried is not entitled to maintenance under section 125 CRPC. नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 125 CRPC के रिगार्डिंग बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट सेक्शन 125 CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो 125 CRPC है वो एक सेक्युलर लॉ है और इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, सिख्स, ईसाई कोई भी कम्युनिटी के लोग मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन। यहाँ कहता है अंडर सेक्शन 125 CRPC a magistrate has power to grant interim maintenance and the expenses of the proceeding. तो सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि वो इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट कर सकते हैं और अगर कोर्ट को लगता है तो वो एक्सपेंसेस भी ग्रांट कर सकते हैं टू द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। अगला है इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। 125 CRPC के अकॉर्डिंग सिर्फ लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड ही एंटाइटल हैं टू क्लेम मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस और एंटरिम अलाउंस कैन बी कैंसिल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 5 ऑफ CRPC। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन 125 क्लॉज 5 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद कि मेंटेनेंस या एंट्रीम अलाउंस जो दिया जा रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए तो वहाँ पे कोर्ट कैंसिल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है
पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC, ये यहाँ पे 1 साल का पीरियड दिया हुआ है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस कैन बी डन अंडर सेक्शन 127। 127 CRPC के अकॉर्डिंग कोर्ट को जब लगता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज की मेंटेनेंस के अमाउंट में